हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूं वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज की क्लास में द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल कवर करेंगे। स्टिफलिंग डिमांड इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम पे जिसका नाम है एमजी नरेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ग्रामर को, वोकैब को और रीडिंग को, तीनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। पढ़ते पढ़ते ही इंग्लिश के हर एस्पेक्ट को आपको कवर करना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें, क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। सब्सक्राइब कर लेने से शाम को रोज आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरी क्लासेस के सभी नोट्स, सभी पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर। आपको सर्च करना है टेलीग्राम में @योर इंग्लिश ट्यूटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सही वाला ज्वाइन करना, 27-28 हज़ार जिसमें लोग हैं। और इन क्लासेस के साथ साथ अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐप पे मिलेगा आपको राइटिंग स्किल्स का कोर्स जिसमें 50 से 60 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, आंसर राइटिंग से लेकर के एसे, प्रेसी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे तक, बिल्कुल बेसिक से कोर्स है, आप इसका फायदा ले सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे पे इंडिया कोड लगा करके 499 में कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन 12 महीने की जगह 15 महीने की वैलिडिटी आपको इसमें मिल रही है। तो एक्सटेंडेड वैलिडिटी का फायदा उठाएं। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे रिपब्लिक कूपन लगा करके यूपीएससी का कोर्स। इस कूपन को इसलिए लगाना है ताकि आपका प्राइस मिनिमम रहे। यूपीएससी कोर्स में क्या होता है जी, माइग्रेशन करवा देते हैं आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। यूपीएससी के, सिविल सर्विसेज के, स्टेट के सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं, सी सेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव आरसी, आंसर राइटिंग, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें बैंकिंग एसएससी का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है आपको भरपूर। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, फर्स्ट पैराग्राफ है, आराम से इसको पहले पढ़ने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज कर लो और खुद से एक बार देखो आप कितना पढ़ पा रहे हो उसको। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूं, पहले देना खुद से एक ट्राई है ना। कह रहा है द एफिकेसी ऑफ अ वेलफेयर प्रोग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंथुसियाज्म ऑफ द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटिंग इट। कह रहा है जो एफिकेसी है, एफिकेसी क्या होता है भाई? आपने एक वर्ड सुना होगा एफिशिएंट। एफिशिएंट यानी कुशल। एफिशिएंट से ही नाउन बनाया जाता है एफिकेसी यानी कि कुशलता। कह रहा है जो कुशलता है, जो एबिलिटी है किसी भी एक वेलफेयर प्रोग्राम की, वेलफेयर यानी लोगों की भलाई, प्रोग्राम आप समझते हैं स्कीम, तो लोगों की भलाई के लिए कोई भी स्कीम चले उसकी कुशलता सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होती है या बराबर होती है उस एंथुसियाज्म के, उस जोश के जो है उस सरकार का जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करे, स्कीम को अमल में लाए। तो अगर स्कीम बना दोगे लेकिन जोश से उसको चलाओगे नहीं तो स्कीम से कुछ ज़्यादा कुशलता, कुछ ज़्यादा एफिकेसी आपको नहीं मिलेगी। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। एफिकेसी सब्जेक्ट है, एक नाउन है। इज इसकी वर्ब है। वेलफेयर प्रोग्राम आप समझ गए होंगे, भलाई का प्रोग्राम लोगों के लिए। प्रोपोर्शनल और दूसरा वर्ड है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनल और दूसरा वर्ड है प्रोपोर्शनेट। दोनों का मतलब होता है बराबर होना, प्रोपोर्शन में होना। समझ गए ना? चलिए, एंथुसियाज्म होता है आपका विगर, आपका जोश, आपके अंदर का जील, उत्साह। गवर्नमेंट जो है इसके लिए एडजेक्टिव आया है इम्प्लीमेंटिंग। वो वाली सरकार के एंथुसियाज्म के बराबर होता है जो सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रही हो या इसको लागू कर रही हो। एफिकेसी वर्ड को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। आपकी कुशलता या एबिलिटी है डिजायर्ड रिजल्ट को पाने की। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, पोटेंसी, सक्सेस बोल सकते हैं। द एफिकेसी ऑफ द न्यू वैक्सीन रिमेन्स स्टिल अनप्रूवन। जो कुशलता है या जो इफेक्टिवनेस है नई वैक्सीन का, वो अभी भी अनप्रूवन है, अभी भी उसको साबित किया जाना बाकी है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आगे कह रहा है जी, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और MGNREGS विल सून बी कंप्लीटिंग 20 ईयर्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कह रहा है ये जो स्कीम है ना, बड़े से नाम वाली, जिसको हम प्यार से बोलते हैं नरेगा और जिसका नाम बदल के हो चुका है MG नरेगा। कह रहा है ये जो स्कीम है बहुत जल्दी कंप्लीट कर रही होगी, विल सून बी कंप्लीटिंग। और क्या कंप्लीट कर रही होगी भाई? 20 साल जो है कर रही होगी कंप्लीट अपने इंप्लीमेंटेशन के, अपने अमलीकरण के। तो आज से ठीक 20 साल पहले, ऐसा मान लो ना 2005 में, अभी 25 चल रहा है ना, तो 2005 में कांग्रेस की सरकार थी, शायद उस समय भाजपा की थी, है ना। तो उस वक्त जो है इस स्कीम को लाया गया था। ये स्कीम का जो है 20 ईयर का पीरियड है। चलिए, MG नरेगा सब्जेक्ट है, विल सून बी कंप्लीटिंग इसकी वर्ब है। ठीक है, विल सून बी कंप्लीटिंग। टेंस कौन सा है समझ पा रहे हो इसको?
टेंस समझ पा रहे हो? विल बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन सा है? देखो, विल से फ्यूचर टेंस और आईएनजी फॉर्म से बी लगा करके कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ऐसा हो रहा होगा, अभी 20 साल नहीं हुए हैं, बहुत जल्दी 20 साल पूरे हो रहे होंगे, है ना? तो ऐसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। इंप्लीमेंटेशन देख लेना, किसी भी प्लान पॉलिसी का एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन होता है, इसको अमलीकरण बोलते हैं हिंदी में। आपने कोई स्कीम बनाई, फिर उसको इन्फोर्स किया, उसको अप्लाई किया। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लॉ रिड्यूस्ड क्राइम रेट्स, जो एनफोर्समेंट है, इंप्लीमेंटेशन है, अमलीकरण है नए लॉ का, इसने कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया क्राइम के रेट को, ठीक है ना, गुनाह की रेट्स को। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। आराम से पहले इसको पढ़ो और मीनिंग निकालो। पढ़ने का मतलब खाली, है ना? चलो अब मैं शुरू कर रहा हूं। कह रहे जी, द फैक्ट दैट इट हैज नॉट ओनली सर्वाइव्ड बट ऑल्सो थ्राइव्ड अंडर टू regimes across multiple terms suggest its utility and popularity among the rural poor। सेंटेंस लंबा है, अभी बहुत आगे तक चलेगा, इतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है? कह रहा है जी, ये बात, द फैक्ट, कौन सी बात? दैट वो ये कि ये जो स्कीम है नरेगा, इसने ना केवल सर्वाइव किया है, नॉट ओनली सर्वाइव्ड, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, हैज नॉट ओनली सर्वाइव्ड, बल्कि बट ऑल्सो, बल्कि साथ साथ बट ऑल्सो ये फली फूली भी है, थ्राइव भी किया है इसने दो रिजीम्स के अंडर, दो प्रशासनों के, दो सरकारों के अंडर। और कब? मल्टीपल टर्म्स के अक्रॉस, बहुत सारे कार्यकालों के दौरान। पहले भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, आता जाता रहा ना ये सब। तो कह रहे जी, ये जो फैक्ट है कि ये स्कीम जो है ना केवल बची रही बल्कि फली फूली आगे भी बढ़ी, दो सरकारों के अंडर और कई सारे कार्यकालों के अंडर। कह रहे ये फैक्ट जो है ना, ये सजेस्ट करता है, ये फैक्ट हमें ये बताता है, और क्या? इसकी यूटिलिटी को, इसकी यूजफुलनेस को, और साथ ही साथ बताता है एंड इसकी पॉपुलैरिटी को, लोकप्रियता को, गांव में रहने वाले गरीब लोगों में, रूरल पुअर में। अब देखो आगे का सेंटेंस ऐड करते हैं। कह रहा है जी, दो अंडर द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस द स्कीम हैज अक्वायर्ड अ स्टेटस ऑफ बीइंग एन अनवांटेड नेसेसिटी आफ्टर बीइंग सीन इनिशियली एज समवन एल्सेस बेबी। कह रहा है जी, लेकिन फिर भी दो, लोगों को बड़ी पसंद है स्कीम, लेकिन फिर भी दो एनडीए की सरकार के नीचे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंडर में ये जो स्कीम है, द स्कीम एमजी नरेगास, इसने पा लिया है, एक्वायर कर लिया है एक ऐसा स्टेटस, एक ऐसा दर्जा जो है बीइंग यानी होने का, एक ऐसी जरूरत जिसकी जरूरत नहीं है, अनवांटेड नेसेसिटी। जरूरत तो है लेकिन है नहीं उसकी जरूरत, सच में आपने बना रखी है। तो अनवांटेड नेसेसिटी का दर्जा स्कीम ने पा लिया है। और कब? कह रहे ये इसने पाया है इस चीज के बाद, बीइंग सीन, देखे जाने के बाद, शुरुआती दौर में किसी और की सिरदर्दी, समवन एल्सेस बेबी। ये बेबी वाला आपको भी करवा दूंगा मैं ना। चलो, लंबा सेंटेंस था, छोटे छोटे पीस करके दो भाग में इसको हमने पढ़ा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर देखेंगे स्ट्रक्चर को। ये बात कि ये स्कीम बची रही है और फली फूली है दो सरकारों के अंडर और कई कार्यकालों के अंडर, ये बात सजेस्ट करती है ये स्कीम की यूटिलिटी को और इसकी लोकप्रियता को गांव में रहने गरीब लोगों में। कह रहे लेकिन फिर भी दो, जो एनडीए की सरकार है उसके अंडर में ये स्कीम जो है, इसने पा लिया है, एक्वायर कर लिया है ये दर्जा जो है होने का, एक गैर ज़रूरत की ज़रूरत, अनवांटेड नेसेसिटी। और ये तब पाया है जब इसको बीइंग सीन देखा गया है शुरुआती दौर में किसी और की सिरदर्दी या किसी और का, ठीक है ना, किसी और के हाथ की करामात, है ना, समवन एल्सेस बेबी। चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए द फैक्ट जो है ना, इसकी वर्ब है सजेस्ट। ये फैक्ट हमें ये सजेस्ट करता है, और फैक्ट क्या है वो दैट के बाद बताया हुआ है। इट की वर्ब्स है दो, पहली वर्ब है हैज सर्वाइव्ड और दूसरी वर्ब है हैज थ्राइव्ड। दोनों वर्ब्स जुड़ी हुई हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से। नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल, बट ऑल्सो का मतलब ये भी, ना केवल ये बल्कि ये भी, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। रिजीम का मतलब होता है सरकार, प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट बोल सकते हैं इसको। अच्छा, यूटिलिटी यानी किसी चीज़ की कितनी वो जो है ना यूज़फुल है, उसकी यूटिलिटी, उसकी यूज़फुलनेस होती है। आगे स्कीम जो है, इसकी वर्ब्स है हैज़ एक्वायर्ड। इस स्कीम ने एक्वायर कर लिया है, परफेक्ट टेंस में पा लिया है। चलो, थ्राइव करना यानी फलना फूलना, प्रॉस्पर करना या ग्रो करना या सक्सीड करना, सफलता पाना भी थ्राइव करना होता है। फ्लरिश, प्रॉस्पर, सक्सीड इसके सिनोनिम्स हैं।
स्मॉल बिजनेसेस थ्राइव इन अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, छोटे दुकानदार छोटे बिजनेसेस थ्राइव करते हैं, फलते फूलते हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में, मजबूत अर्थव्यवस्था में। ठीक है, रजीम प्रशासन मैंने आपको बताया। अब ये जो नीचे आपने फ्रेज देखा ना, समवन एल्सेस बेबी, इस फ्रेज का मतलब समझो। देखिए, आपके बच्चे की तकलीफ आपको देखनी है, लेकिन दूसरे का बच्चा, पड़ोसी का बच्चा, उसकी तकलीफ आप देखोगे? हो सकता है आप हेल्प कर दो, लेकिन उसके मम्मी पापा को देखनी होगी ना फाइनली। भाई आपके मम्मी पापा आपको देखते थे, पड़ोसी के बच्चे को पड़ोसी के मम्मी पापा देखते हैं। तो इंग्लिश में जब भी आपको बोलना हो कि ये मेरी सिरदर्दी नहीं है, ये मेरी सिरदर्दी नहीं है, तो आप एक फ्रेज बोलते हैं इंग्लिश में, नॉट माई बेबी। समझ पा रहे हो? भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा है, किसी और का बच्चा, वो देखेगा। इट्स नॉट माई बेबी, या ये मेरी सिरदर्दी नहीं है। और अगर जब आपको ऐसा बोलना हो ये तुम्हारी सिरदर्दी है, तो बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा, इट्स योर बेबी। ठीक है, इट्स योर बेबी, इट्स नॉट माई बेबी एंड इट्स योर बेबी। और वहीं से ए फ्रेज भी बन जाएगा, इट इज बीइंग सीन एज समवन एल्सेस बेबी, समवन एल्सेस ट्रबल। ठीक है ना, तो ऐसे ही फ्रेज बना हुआ है। चलो अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको फटाफट से, नॉट ओनली बट ऑल्सो पे बना हुआ है, आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को रिपीट करूंगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो दो सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे, या तो दोनों नाउन होंगे, या दोनों एडजेक्टिव होंगे, या दोनों वर्ब्स होंगी। ठीक है, कभी कभी ये दो क्लोजेस को भी कनेक्ट करते हैं एडवांस फॉर्म में। ध्यान बस ये रखना है, नॉट ओनली ये बट ऑल्सो ये भी। हिंदी में भी तो ऐसा ही है ना केवल ऐसा बट ऑल्सो वैसा। तो जब ऐसा वैसा कनेक्ट हो रहा है, यानी एक जैसी चीजें कनेक्ट हो रही है, तो इंग्लिश में भी आपको वैसा ही करना है। जैसे सेंटेंस देखो, द मूवी वॉज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो एडुकेटिंग। ये मूवी ना केवल इंटरेस्टिंग थी बल्कि बहुत एडुकेटिंग भी थी, बहुत शिक्षा देने वाली भी थी, है ना, लेसन और सबक देने वाली भी थी। हिंदी में आपने बोल के देखा, ना केवल इंटरेस्टिंग बल्कि एडुकेटिंग। इंग्लिश में नॉट ओनली के बाद में इंटरेस्टिंग नाम का एडजेक्टिव लगा है, बट ऑल्सो के बाद में भी एजुकेटिंग नाम का एडजेक्टिव लगा है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, और ये स्ट्रक्चर इसकी होनी चाहिए। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, द मूवी अर्न्ड नॉट ओनली 100 करोड़ इन सेल्स बट ऑल्सो गॉट गुड रेटिंग्स। मूवी ने अर्न किया, मूवी ने कमाया ना केवल 100 करोड़ रुपया अपनी टिकट सेल्स में, बल्कि साथ ही साथ मूवी ने गॉट किया या पाया बहुत अच्छी रेटिंग्स को। ना केवल लोगों ने मूवी देखी पैसा उड़ाया, बल्कि मूवी की वाहवाही भी खूब की। सेंटेंस देखने में सही लग रहा है लेकिन गलत है। क्यों गलत है? देखो, दो काम हुए हैं। पहला काम है अर्न करना या कमाना, दूसरा काम है गेट करना या पा लेना। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है V2। ना केवल मूवी ने अर्न किया 100 करोड़ रुपए, बल्कि मूवी ने पाया अच्छी रेटिंग्स को। बट ऑल्सो के ठीक बाद में एक वर्ब रखी हुई है, तो नॉट ओनली भी किसी वर्ब के लिए आएगा, उस वर्ब को अपने बाद में लेगा। तो वर्ब यहाँ पे कौन सी थी? अर्न्ड। आपने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, सेंटेंस गलत हो गया। तो आपको ऐसा लिखना चाहिए, द मूवी नॉट ओनली फिर यहां आ जाएगा अर्न 100 करोड़ इन सेल्स बट ऑल्सो गॉट गुड रेटिंग्स। एक ही तरह के वर्ड्स को मिलाने का काम करता है। हिंदी में बोल के देख लिया करो, इंग्लिश में भी वैसा ही बनेगा। चलो फिर मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं। द मूवी नॉट ओनली डिमॉन्स्ट्रेटेड द जॉय ऑफ सक्सेस बट ऑल्सो द फियर ऑफ फेलियर। मूवी ने दिखाया ना केवल, मूवी ने डिमॉन्स्ट्रेट किया या दिखाया ना केवल नॉट ओनली सक्सेस का जॉय या फिर सफलता का मजा, बल्कि उसने फियर भी दिखाया या डर भी दिखाया, जो है फेलियर का या नाकामयाबी का। अगेन सेंटेंस गलत है। मूवी ने क्या क्या दिखाया है? मूवी ने दो चीजें दिखाई हैं, ना केवल जॉय ऑफ सक्सेस बल्कि फियर ऑफ फेलियर। अरे ऐसा ही हुआ है ना, जब दो चीजों को दिखाया गया है तो उनको कनेक्ट करो नॉट ओनली बट ऑल्सो से। मूवी ने जो दिखाया, डिमॉन्स्ट्रेटेड जो वर्ब है, ये बाहर आ जाएगी। द मूवी डिमॉन्स्ट्रेटेड नॉट ओनली द जॉय बट ऑल्सो द फियर। तो नाउन से नाउन कनेक्ट होगा, नॉट ओनली के बाद जॉय बट ऑल्सो के बाद में फियर आएगा। वर्ब को आपको बाहर कॉमन जो रखी है ले आना है। चलो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस सेंटेंस में भी यही हुआ है, इट हैज नॉट ओनली सर्वाइव्ड बट ऑल्सो थ्राइव्ड। V2 में वर्ब लगी हुई है, यहां भी V2 में वर्ब लगी हुई है, दोनों कनेक्टेड है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको एज होमवर्क। होमवर्क क्या है? क्लास वर्क है आपका। यहीं पे वीडियो को पॉज करके और कोशिश करो नॉट ओनली बट ऑल्सो की सही पोजीशन फिगर आउट करने की। द गवर्नमेंट अमेंडेड नॉट ओनली द आउटडेटेड लॉ बट ऑल्सो रिप्लेस सम सेक्शंस ऑफ इट ऑल टुगेदर। ठीक है, अटेम्प्ट सभी को करना है। गलत या सही कमेंट्स में बताएंगे, डालो अभी, पोस्ट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पढ़ लो इसको आराम से, फटाफट से मीनिंग निकालो भाई, क्या मीनिंग है इसका। चलो करवा दूं अब इसको। कह रहा है जी, बट एज द कोविड-19 पैंडमिक शॉर्ट द एमजी नरेगा वॉज अ नेसेसिटी एंड वाइटल in terms of the sustenance it provided to both rural workers and migrant laborers। कह रहा लेकिन जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें दिखाया, एज द कोविड-19 शोड, कह रहा कि जैसा कि हमें कोविड-19 ने दिखाया कि ये जो स्कीम थी एमजी नरेगास, ये थी एक नेसेसिटी और बहुत ज़रूरी चीज़, ये एक ज़रूरत थी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वाइटल चीज़ थी। और किस रूप में? इन टर्म्स ऑफ, इस रूप में जो है सस्टेनेंस का या फिर सहारे का। सस्टेनेंस होता है जीने का सहारा। कह रहा है जी उस जीने के सहारे के रूप में इंपॉर्टेंट थी जो इसने प्रोवाइड किया, दैट इट प्रोवाइडेड। और प्रोवाइड किसको किया? दोनों को किया, गांव में रहने वाले वर्कर्स को किया और माइग्रेंट लेबर को किया जो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। और ये वो लेबर थे रिटर्निंग टू देयर रूरल होम्स आफ्टर द लॉकडाउन्स वर अनाउंस्ड, जो रिटर्न कर रहे थे अपने गांव के घरों में जब लॉकडाउन्स को अनाउंस किया गया, उनकी घोषणा की गई। समझे आप? लंबा सेंटेंस है तो ये आपको लगता होगा ये गैर जरूरत की जरूरत है, लेकिन जब कोविड पैंडेमिक हुआ तो हमें पता लगा ये कितनी जरूरी है। इसने जीने का सहारा दे दिया उन लोगों को जो गांव में रहते थे या फिर उन लोगों को जो शहरों से गांव की तरफ भागे थे अपने घरों की तरफ लॉकडाउन लगने के बाद। चलिए स्ट्रक्चर है जी, कोविड-19 पैंडेमिक सब्जेक्ट है आपका और शोर इसकी वर्ब है। एमजी नरेगा सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, इन टर्म्स ऑफ यानी के रूप में, वाइटल यानी जरूरी या इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, सस्टेनेंस का मतलब होता है जीने का सहारा। अभी ये करवा दूंगा आपको, पूरा वर्ड देखेंगे अभी इसको डिटेल में। इट आया स्कीम के लिए, वर्ब है इसकी प्रोवाइडेड, ठीक है। लॉकडाउन्स की वर्ब है वर अनाउंस्ड, आफ्टर द लॉकडाउन्स वर अनाउंस्ड। चलो सस्टेनेंस क्या बताया मैंने आपको? जीने का सहारा, मीन्स टू सस्टेन या सर्वाइव। इसको सबसिस्टेंस भी बोलते हैं। देखो एक वर्ब है सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है बने रहना या जीते रहना। अगर सस्टेनेंस आपको मिल रही है तो वो आपके बने रहने या जीने रहने के लिए जरूरी चीज़ है, इसीलिए इसका मतलब होता है सहारा, ठीक है। ऐसे इस वर्ड को याद रखें। सबसिस्टेंस जो है एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, सबसिस्टेंस, ठीक है, तो इसका सिनोनिम है, बहुत बढ़िया। द स्कीम प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सस्टेनेंस टू द पुअर, स्कीम दिया करती थी आर्थिक जीने के सहारे को गरीब लोगों को, द पुअर को। चलिए कह रहा है जी, एंड इट इज फेयर टू से दैट इट इज नाउ सीन एज अनवांटेड एज allocations in percentage terms of consecutive budgets have reduced substantially। कह रहा है जी अब ये फेयर होगा, सही होगा, कह देना, से कर देना, दैट वो ये कि अब इस स्कीम को देखा जाता है अनवांटेड के तौर पे, गैर जरूरी के तौर पे। और वो इसलिए क्योंकि जो एलोकेशंस है या जो बजट है, एलोकेशन क्या होता है? सरकार का बजट किसी भी हेड पे। तो जो बजट एलोकेशन है परसेंटेज टर्म्स में, प्रतिशत की टर्म्स में, एक के बाद एक आने वाले बजट में, कंसेक्यूटिव बजट्स में, वो रिड्यूस हो गई हैं बहुत ज़्यादा सब्सटेंशली। और कब से हुई हैं? सिंस द पैंडेमिक, जब से पैंडेमिक गया है, फ्रॉम 3.2% इन FY21 टू 1.78% इन FY25। समझ गए? तो अब देख रहे हैं कि हर साल दर साल हमारे बजट के परसेंटेज टर्म्स में नरेगा को पैसा कम मिल रहा है। FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। तो 2021 में हमारे बजट का इतना परसेंट नरेगा में गया था और 25 में इतना परसेंट ही जाएगा। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। इट की वर्ब है इज, इट इज फेयर यानी ये बिल्कुल सही होगा। इट की वर्ब है इज नाउ सीन, पैसिव वॉइस में लगा हुआ है, इज नाउ सीन। एलोकेशंस की वर्ब है हैव रिड्यूस्ड, एलोकेशंस कम हो गई हैं, रिड्यूस होती जा रही हैं। एलोकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी सरकारी बजट को किसी भी हेड पे, उसको बोलते हैं एलोकेशन। जैसे कि शिक्षा पे या फिर हेल्थ पे, है ना, नरेगा पे, डिफेंस बजट होता है, सारे जो बजट अलग अलग हेड्स के हैं वो सरकार की एलोकेशंस है। द मनी सेट असाइड फॉर अ पर्पस। एलोकेशन के लिए एक और वर्ड होता है अपने पास अंग्रेजी में, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। द नेशन नीड्स एन एलोकेशन ऑफ 200 बिलियन फॉर इट्स मिलिट्री बजट। इस देश को जरूरत है एक एलोकेशन या बजट की जो है $200 बिलियन का अपने मिलिट्री बजट के लिए। चलिए दो वर्ड्स हैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, एक ही एक्चुअल में एलोकेशन से जुड़ा हुआ। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है। देखिए बजट को जो आप मनी को साइड में रख रहे हैं खर्चा करने के लिए, वो होता है एलोकेशन, एप्रोप्रिएशन। लेकिन जब वो खर्चा हो जाता है तब उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। पता होगा ना आपको ये बात। और एक्सपेंडिचर को
और एडवांस लैंग्वेज में बोलते हैं आउटले। याद रखना इस बात को, जब खर्चा नहीं हुआ है और पैसा साइड में रख दिया है तो एलोकेशन, खर्चा हो जाएगा तो बन जाएगा एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का ही एडवांस मीनिंग है, एडवांस वोकैब वर्ड है आउटले। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हैं, थोड़े से डिफरेंट भी हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है, फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर विदाउट इंटरप्शन। कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं, सक्सेसिव भी बोल सकते हैं। और सब्सटेंशियल का मतलब होता है जो बहुत बड़ा हो मात्रा में, साइज में, आकार में या इंपॉर्टेंस में, ठीक है, जिसको नज़रअंदाज ना किया जा सके, वो होता है सब्सटेंशियल। द कंपनी मेड अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी। कंपनी ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की नई तकनीक में, नई टेक्नोलॉजी में। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ फटाफट से आओ, वीडियो को कर लो पॉज, छोटा सा है, एक ही सेंटेंस है इसमें। चलिए, कह रहा है जी बिसाइड्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट द स्कीम इज डिमांड ड्रिवन inevitably leading to the allocation of additional funds beyond the budgeted expenditure. No extra allocation for MG Naregas has been made this financial year. यही बंद कर रहा हूं, इसके बाद का आगे बढ़ेंगे। कह रहा है जी साथ ही साथ बिसाइड्स, बावजूद यानी डिस्पाइट इस फैक्ट के, इस तथ्य के, फैक्ट ये कि जो स्कीम है वो डिमांड ड्रिवन है, मतलब ये स्कीम को डिमांड के हिसाब से चलाया जाता है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा लोग आ जाएं रोज़गार मांगने तो उनको मना तो नहीं करेंगे, तो उनको भी काम पे लगा देंगे और उनको भी मिल जाएगी सैलरी। तो कह रहा है जी बावजूद इस फैक्ट के ये स्कीम जो है डिमांड के ऊपर बेस्ड है। कह रहा है जी और ये सारा काम होता है इनएविटेबली, इनएविटेबल यानी जिसको टाला ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके। कह रहा है जी ना बचे जाने वाले तौर पे लीड टू करते हुए होता है, ले जाते हुए होता है ऐसे एलोकेशन तक, ऐसे बजट की तरफ जो है एडिशनल फंड्स का और पैसे का, और ये हो गए और पैसे बियॉन्ड यानी पार बजटेड एक्सपेंडिचर के। तो आपने सोचा था 1000 करोड़ से चला लूंगा नरेगा, लेकिन लोगों को लगा कि इस साल तो काम नहीं मिल रहा ज़्यादा, हम नरेगा में काम करेंगे, तो हो सकता है आपको 2000 करोड़ भी खर्च करने पड़े और बीच में 1000 करोड़ और डालने पड़े। तो कह रहे हैं जी बावजूद इस फैक्ट के कि इस स्कीम में हर साल पैसा हमें ऐड करना ही होता है, कह रहे हैं फिर भी कोई भी एक्स्ट्रा एलोकेशन इस स्कीम के लिए नहीं हुआ है, हैज़ बीन मेड दिस फाइनेंशियल ईयर, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में। कह रहा है जी और ये कैसे? कह रहा है जी इवन एज वेजेस हैव बीन डिलेड एंड ड्यू टू दिस डिमांड ऑल्सो सप्रेस्ड आर्टिफिशियली। कह रहा है ये तब हुआ है इवन एज का मतलब होता है ऑन द अदर साइड, वहीं दूसरी तरफ, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ। कह रहा है ये तब होता है वहीं दूसरी तरफ जब मेहनताना या वेजेस है, जो मजदूरी है नरेगा में, वो डिले हो चुकी हैं, उनमें देरी हो रही है, और इस वजह से डिमांड जो है स्कीम की वो भी दबाई जा रही है आर्टिफिशियली, है ना, आर्टिफिशियल मैनर में। जब आप पैसा नहीं दोगे लोग आएंगे नहीं काम करने, फिर आप बोलोगे इसकी डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो मैं पैसा क्यों दूं। तो आर्टिफिशियल मैनर में वेजेस को डिले करके, पैसा ना दे करके स्कीम की डिमांड को कम किया जा रहा है। चलिए सेंटेंस बहुत लंबा था, कोशिश मैंने की अलग अलग हिस्सों में इसको समझाने की। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लो। द स्कीम जो है इसकी वर्ब है इज, डिमांड ड्रिवन यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, डिमांड से ड्राइव होने वाला। लीडिंग टू यहाँ पे पीपीएस से प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब स्कीम डिमांड ड्रिवन होगी तो ये इनएविटेबल मैनर में लीड टू करेगी और एलोकेशन की तरफ एक्स्ट्रा पैसे का, फंड्स का, जो बजट किए हुए एक्सपेंडिचर के पार है। इनएविटेबल यानी जिससे बचा ना जा सके, जो इनएस्केपेबल हो। नो एक्स्ट्रा एलोकेशन की वर्ब है हैज़ बीन मेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है यहाँ पे, कोई भी एक्स्ट्रा एलोकेशन को मेक नहीं किया गया। वेजेस की वर्ब है हैव बीन डिलेड, डिमांड की वर्ब है हैव बीन सप्रेस्ड। यहाँ पे हैव बीन दूसरी बार नहीं लिखा हुआ है क्योंकि पहले ऑलरेडी आ चुका है। इवन एज मैंने आपको बता दिया वहीं दूसरी तरफ, एट द सेम टाइम ऑन द अदर साइड। चलो अब ये वर्ड्स देख लो। डिस्पाइट, देखिए डिस्पाइट के बाद में कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं करना है। पता है आपको, मुझे मालूम है ये, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, बहुत स्टूडेंट्स नए होते हैं और आपका भी रिवीजन हो जाए। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसके बाद में एक नाउन आएगा या एक जीरंड आएगा। जीरंड का मतलब होता है वर्ब के आईएनजी फॉर्म, लेकिन डिस्पाइट अपने बाद में ऑफ नहीं लेता है। अगर ऑफ लगाना है और बावजूद वाला मीनिंग चाहिए तो आपको यूज कर लेना चाहिए इंस्पाइट। इंस्पाइट लगाओ और बिंदास उसके बाद में ऑफ आपको लगा लेना है। और जो तीसरा प्रेपोजिशन है वो है नॉट विद स्टैंडिंग, इसके बाद में ऑफ तो आएगा ही नहीं, लेकिन इसकी खासियत ये है ये अपने नाउन या जीरंड के बाद भी आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको लिखना है डिस्पाइट द पेन शी वेंट टू द वर्क, या शी वेंट आउट फॉर वर्क।
बावजूद दर्द के, पेन के, सर दर्द के वो काम पे चली गई। तो डिस्पाइट के बाद में द पेन लिख दिया, बिना ऑफ के चलेगा। ऑफ लगा दिया तो आपने इंस्पाइट लिख दिया। लेकिन अगर आपने नॉट विथ स्टैंडिंग लगाया तो ये पेन से पहले भी आ जाएगा और पेन के बाद भी आ जाएगा। द पेन नॉट विथ स्टैंडिंग शी वेंट आउट फॉर वर्क, नॉट विथ स्टैंडिंग द पेन शी वेंट आउट फॉर वर्क। चलो आगे बढ़े। इनएविटेबल यानी जिससे बचा ना जा सके, जो अनअवॉइडेबल हो। राइजिंग कॉस्ट विल इनएविटेबली अफेक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग, बढ़ती हुई कॉस्ट जो है वो ना बचे जाने वाले तौर पे प्रभावित करेगी कंज्यूमर की स्पेंडिंग को। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाओ, आराम से इसको ट्राई दो एक। करवा दूं अभी मैं, देख लेना खुद से वीडियो को पॉज करके। कह रहा है जी रिपोर्टेडली द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वॉज शॉर्ट ऑफ 4,315 करोड़ फॉर द वेजेस एंड द सेंटर हैज़ अ लाइबिलिटी ऑफ 5,715 करोड़ अगेंस्ट इट शेयर फॉर मटेरियल कंपोनेंट ऑफ द वर्क्स टू बी डन अंडर द स्कीम। कह रहा है जी जो रिपोर्ट किया गया, रिपोर्टेडली जो बताया गया उसके हिसाब से जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जो एमजी नरेगा स्कीम को चलाती है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री, ये शॉर्ट थी या इसके पास कम थे 4,315 करोड़ रुपए। और किस काम के लिए? वेजेस के लिए, जो नरेगा में दी जाने वाली बाकी हैं। और जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, उसकी एक लाइबिलिटी या देनदारी भी बनी हुई थी इतने हजार करोड़ की अपने शेयर के सामने, जो है मटेरियल कंपोनेंट का। नरेगा में क्या होता है, एक मटेरियल आएगा, आप खड्डा वड्डा खोदोगे, उसके लिए कुल्हाड़ी चाहिए, है ना, कस्सी चाहिए, और भी जो सामान चाहिए खुदाई के लिए, है ना। और दूसरा कंपोनेंट होता है वेजेस का। तो पहले तो एक सामान लाना और फिर दूसरा जो है काम करने वाले को मजदूरी देना। तो वेजेस कंपोनेंट में भी सेंटर कुछ देता है और जो है इस कंपोनेंट में भी देता है, मटेरियल कंपोनेंट में। तो मटेरियल कंपोनेंट में सेंटर की देनदारी बनी हुई है इतने हजार करोड़ केंद्र सरकार के अभी दिए जाने बाकी हैं। और ये उन कामों के लिए हैं जो टू बी डन है, जो होने बाकी हैं अंडर द स्कीम। समझे इस बात को? तो ये बात हमें बताई गई है, रिपोर्टेडली बात हमें पता लगी है। एडवर्ब है यहाँ पे, सेंटेंस एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को बता रही है। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सरकारी मिनिस्ट्री है, द लगा हुआ है। वर्ब है इसकी वॉज, शॉर्ट ऑफ होना, किसी चीज़ की आपके पास कमी होना। सेंटर की वर्ब है हैज़, लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको मैं करवाता हूँ, वर्क्स टू बी डन। ये टू बी डन क्या होता है, टू बी V3 कब लगाना है, ठीक है। कह रहा है जी देयर आर अदर इश्यूज विद MG नरेगाज इम्प्लीमेंटेशन दैट रिक्वायर अटेंशन। कह रहे जी दूसरे भी कई इश्यूज हैं MG नरेगा को चलाने को लेकर के, जिनको ज़रूरत है अटेंशन की या सरकार के ध्यान की। अब वो क्या इश्यूज हैं? द नीड टू एडजस्ट वेजेस टू इन्फ्लेशन एंड द इश्यूज कंसर्निंग द सीडिंग ऑफ जॉब कार्ड्स विद द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अमंग अदर्स। तो पहला इशू है जी, जो ज़रूरत है, नीड है एडजस्ट करने की मजदूरी को इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से। और कई जो दूसरे इश्यूज हैं जो जुड़े हुए हैं कनेक्ट करने से, सीड करने से मजदूरों के जॉब कार्ड्स को वर्कर्स के आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से। कह रहा है ये कई दूसरे इश्यूज में से ये दो इश्यूज हैं। तो वेजेस कम है, महंगाई बढ़ गई, लेकिन अभी भी कम मिल रहे हैं नरेगा में पैसे, तो इसको एडजस्ट करना है, ये भी एक इशू है। और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है, इनके जॉब कार्ड से वो कनेक्ट होना चाहिए, सही आदमी को उसके आधार कार्ड के नंबर के हिसाब से उसके अकाउंट में पैसे वक्त पे मिलें। अभी बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है, काम आपने किया, पैसा पड़ोसी को मिल गया, हो जाता है ऐसा। नरेगा की ऑडिट वगैरह जब हम देखते हैं, करते हैं, तो ऐसे केसेस मिलते हैं। तो सही सीडिंग नहीं हुई है, सही फीडिंग नहीं हुई है जॉब कार्ड्स की आधार के साथ। चलिए अदर इश्यूज़ की वर्ब है आर, देर से क्लोज शुरू हुआ इसलिए वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। दैट आया है इश्यूज़ के लिए, दैट की वर्ब है रिक्वायर। चलिए कंसर्निंग यानी रिगार्डिंग या रिलेटिंग, सीडिंग यानी कनेक्शन, ठीक है। चलो अब ये कॉन्सेप्ट देख लो, टू बी डन क्या होता है ये। देखो जी सिंपल इन्फिनिटिव आपको पता होगा, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्ले, टू गो, टू ईट, टू सिंग, टू स्लीप, है ना। ये सिंपल इन्फिनिटिव जो आप देखते हैं टू प्लस बेस फॉर्म, ये होता है एक्टिव में। सिंपल इन्फिनिटिव को पैसिव में भी बनाया जा सकता है अगर आप इसमें टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। बेस फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएं, बीच में बी लगाएं, सिंपल का पैसिव बन जाएगा। इन्फिनिटिव के काम होते हैं तीन, एक नाउन के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे और एडवर्ब के तौर पे। अब देखो इसको टेक्निकली देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। शी वॉन्ट्स टू ट्रेवल टू द वर्ल्ड, वो चाहती है दुनिया को ट्रैवल करना या घूमना। देखिए वॉन्ट्स टू ट्रैवल, मुझे ये बताओ वॉन्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, क्या चाहती है वो? अरे घूमना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है। नाउन का काम कर दिया इन्फिनिटिव ने, वर्ब का रिप्लाई कर दिया वट से, तो ये बन गया नाउन।
इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, इन्फिनेटिव अलग अलग काम कर सकता है ना। दूसरा सेंटेंस देख रहे हो आप, शी होप्स टू सिलेक्ट फॉर द टीम, वो चाहती है कि वो सिलेक्ट हो जाए टीम के लिए। ये सेंटेंस गलत है। इन्फिनेटिव अभी भी एक नाउन है, लेकिन वो होप ये करती है कि वो खुद सिलेक्ट हो। भाई फर्स्ट केस में वो ट्रैवल करेगी, लेकिन सेकंड केस में वो होप कर रहा है कि वो सिलेक्ट हो, उसे सिलेक्ट नहीं करना है, उसको सिलेक्ट किया जाए। यानी इन्फिनेटिव को पैसिव में लगाया जाए, सिंपल इन्फिनेटिव की पैसिव फॉर्म टू बी V3 को। तो ही होप्स टू सिलेक्ट ना होकर के टू बी सिलेक्टेड। बस यही सिंपल फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। दैट्स द बेस्ट प्लेस टू वॉच द सनसेट, ये सबसे अच्छा प्लेस है सनसेट को देखने के लिए। टू वॉच यहाँ पे देखने के लिए की बात कर रहा है, प्लेस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ पा रहे हो ना, ये सबसे अच्छा प्लेस है देखने के लिए सनसेट को। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, द हाउस टू सेल इज इन अ प्राइम लोकेशन, जो हाउस है जो बिकेगा वो एक प्राइम लोकेशन में है, बहुत अच्छी एरिया के अंदर है। हाउस यहाँ पे सेल नहीं करेगा, हाउस को यहाँ पे सेल किया जाएगा, तो हाउस टू सेल ना लिख के हाउस टू बी सोल्ड आपको लिखना चाहिए। समझे ना, इसलिए आपको हमेशा चेक करना है कि काम करने वाला कौन है। अगर काम हो रहा है नाउन के ऊपर, एडजेक्टिव के ऊपर, तो इन्फिनेटिव को पैसिव में लगाना है। ही लेफ्ट अर्ली टू कैच द ट्रेन, वो जल्दी निकल गया ट्रेन को पकड़ने के लिए। कैच करेगा ही, सब्जेक्ट है ही, कैच उसकी वर्ब बनेगी, है ना, इन्फिनेटिव फॉर्म में। बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। लेकिन द स्पीच वॉज रिकॉर्डेड टू शेयर लेटर, स्पीच को रिकॉर्ड किया गया था शेयर करने के लिए बाद में। स्पीच शेयर थोड़े ना करेगी, स्पीच को शेयर किया जाएगा, स्पीच के ऊपर काम होगा, तो टू शेयर्ड की जगह टू बी शेयर्ड आपको लिखना चाहिए। ये तीसरा फॉर्म है इसका एडवर्ब का, जब ये वर्ब से वाई का रिप्लाई करता है। वो जल्दी क्यों निकला ट्रेन को पकड़ने के लिए, स्पीच को क्यों रिकॉर्ड किया, शेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये एडवर्ब फॉर्म में तब भी आपको चेक करना है पैसिव या एक्टिव। होपफुली मैंने 2-3 मिनट लगा करके जल्दी में कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अगर अभी भी समझ ना आया हो तो फिर किसी क्लास में डिटेल में करवाना पड़ेगा। वैसे बेसिक्स में कॉन्सेप्ट अच्छे से हो चुका है, प्लेलिस्ट अगर आप चला के देखते हैं। चलिए बढ़े आगे, लास्ट पैराग्राफ है अपना। एक सेकेंड ना, आराम से इसको पढ़ो पहले। चलिए, कह रहा है जी, बट द कोर ऑफ द स्कीम रिमेन्स द एडिक्वेसी ऑफ द एलोकेशंस मेड फॉर इट बाय द सेंटर। कह रहे लेकिन फिर भी जो कोर है, जो हार्ट है, जो बेस है इस स्कीम का, वो बना हुआ है पर्याप्तता या एडिक्वेसी उन सारे एलोकेशंस की जो मेक किए जाते हैं स्कीम के लिए सेंटर के द्वारा। ठीक है, कोर ऑफ द स्कीम जो है सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी रिमेन्स, एडिक्वेसी यानी किसी चीज़ के सफिशिएंसी, किसी चीज़ के पर्याप्त होने की क्वालिटी। द एडिक्वेसी ऑफ द बजट वॉज क्वेश्चन बाय एक्सपर्ट्स, बजट की एडिक्वेसी को सवाल उठाया गया था एक्सपर्ट्स के द्वारा। एलोकेशन आप देख चुके हैं, आउटले इससे मिलता जुलता वर्ड है। कह रहे जी, बाय प्रूनिंग फंड्स द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट इज अंडर सर्व्ड। कह रहे जी, प्रून करके फंड्स को, प्रून का मतलब पता क्या होता है, जैसे माली गार्डन में झाड़ियों की करता है ना काट छांट, उसको बोलते हैं प्रून करना। कह रहे जी, काट छांट करके माली की तरह काट करके झाड़ियों को, फंड्स की जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करने का या देने का, डिमांड के ऊपर आधारित एम्प्लॉयमेंट को, वो अंडर सर्व्ड होगा, वो ठीक से सर्व नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। कह रहा है एंड इट इज़ अनफेयर टू रूरल वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री हु हैव यूज्ड द स्कीम टू ऑगमेंट देयर इनकम्स। और ये बहुत गलत होगा, अनफेयर होगा रूरल वर्कर्स के लिए पूरे देश में, पूरी कंट्री में, जो इस्तेमाल कर चुके हैं पास्ट में स्कीम का ऑगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अपनी इनकम को, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर ऑफ सीजन्स, खास करके खेती के ऑफ सीजन में जब उनके पास कोई काम नहीं होता। ठीक है, चलिए, पर्पस की वर्ब है इज, अंडर सर्व्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो चीज़ फुलफिल ना हो सके अंडर सर्व्ड होगी। इट की वर्ब है इज, अनफेयर यानी गलत होना। हु आया है रूरल वर्कर्स के लिए, वर्ब है इसकी हैव यूज, ये वही वर्कर है जो इस्तेमाल कर चुके हैं। ऑगमेंट करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ग्रो करना। द इंसिडेंट हैज़ ऑगमेंटेड टेंशंस इन द यूरोप, इस घटना ने बढ़ा दिया है तनाव को पूरे यूरोप में, बूस्ट कर दिया है। चलिए फटाफट पढ़ लो इसको, ये वाला लास्ट है ना, फिर अपने क्विज पे आएंगे छोटे से रिवीजन के बाद। कह रहा है जी, देयर हैज़ बिन मच एकेडमिक स्टडी डिटेलिंग द फ्रूट्स ऑफ द स्कीम। कह रहा है जी, वहाँ रही है बहुत सारी स्टडी, बहुत सारा रिसर्च, डिटेल जो करे फ्रूट्स को स्कीम के, या फलों को या फायदों को स्कीम के।
बहुत सारी रिसर्च भारत में हो चुकी है जिससे स्कीम के फ़ायदे हमें पता लगे। अब क्या फ़ायदे हैं भाई, डैश लगा के सारे फ़ायदे इसने बता दिए। कह रहा है जी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हेल्प करने से लेकर के, फ्रॉम हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट यानी गरीब लोगों को, क्रिएट करने तक, बनाने तक, गांव के एसेट्स को, गांव की संसाधनों को, जैसे कि इरिगेशन कैनाल्स या फिर सिंचाई की नहरें, रूरल रोड्स, गांव की सड़कें, एंड वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटीज़, पानी को इकट्ठा करने या बचाने की जो फैसिलिटीज़ है ना, कोई बावड़ी तालाब। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं इस योजना के, स्कीम के, ये फ्रूट्स है या फ़ायदे हैं। समझ पाए? चलिए, मच एकेडमिक स्टडी की वर्ब है हैज़ बिन क्लोज देयर से शुरू हुआ, इसलिए वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। डिटेलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, वो स्टडी जो डिटेल करे फ्रूट्स को या फ़ायदों को। फ्रॉम टू का कॉम्बो चल रहा है, पूरी रेंज बताई गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक फ़ायदे हुए हैं। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब लोग, ऐसे लोग जो एक्सट्रीमली पुअर हों। एक्सट्रीमली पुअर लोगों को इम्पोवरिस्ड, पेनूरियस या इंडिजेंट भी बोला जाता है। 3 एडवांस्ड वर्ड्स है, इनको जरूर याद रखें। द चैरिटी प्रोवाइड्स एड टू डेस्टिट्यूट फैमिलीज, ये चैरिटी या दान की जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है हेल्प को बहुत गरीब परिवारों को, डेस्टिट्यूट फैमिलीज को। इंडिजेंट वर्ड को जरूर देखना, एक्सट्रीमली पुअर के लिए यूज होता है। ठीक है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, आप समझते होंगे, हैंडपंप के थ्रू, पानी के थ्रू, है ना, जो नहर वहर से कहीं से बिना बारिश के जो पानी आप लाएंगे और सिंचाई करेंगे वो कहलाती है इरिगेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना या सेव करना। कह रहे जी अ डिमांड ड्रिवन एक्सरसाइज सच एज दिस स्कीम ऑल्सो पुट्स डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द विलेज पुअर एंड हेल्प्स द रूरल इकोनॉमी। कह रहे डिमांड ड्रिवन जो एक्सरसाइज है, जैसे कि ये स्कीम है नरेगा, साथ ही साथ ये पुट करती है खर्च किए जाने लायक इनकम को, डिस्पोजेबल इनकम को, और किसमें, हाथों में, गांव में रहने वाले पुअर लोगों के, और हेल्प करती है रूरल इकोनॉमी को। ठीक है। तो डिमांड ड्रिवन एक्सरसाइज पुट्स इसकी वर्ब है ना, और दूसरी वर्ब है हेल्प्स। दिस एक्सरसाइज पुट्स डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द पुअर एंड इट हेल्प्स द इकोनॉमी या रूरल इकोनॉमी, दूसरी वर्ब होगी हेल्प्स। चलिए अब ये वर्ड देखना, डिस्पोजेबल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने वो डिस्पोजेबल ग्लासेस, चम्मच, कटोरियाँ देखी होंगी, प्लास्टिक के होते हैं या कागज़ के होते हैं। आप डिस्पोजेबल में कुछ खाएंगे पिएंगे और उसको फेंक देंगे। डिस्पोजेबल हर वो चीज़ है जिसको आप एक बार यूज़ कर सकें और जो आपके यूज़ के लिए बड़ी अच्छे से अवेलेबल हो, सिर्फ एक बार यूज़ कर सकें, बस यूज़ किया और फेंका। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं डिस्पोजेबल, कंज्यूमेबल या थ्रो अवे। द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स डिस्पोजेबल ग्लोव्स फॉर हाइजीन पर्पजेस। हॉस्पिटल ला करके देता है या प्रोवाइड करता है एक बार यूज़ किए जाने वाले ग्लव्स को हाइजीन पर्पजेस के लिए। डिस्पोजेबल इनकम वो है जिसको आप एक बार यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप खर्च कर सकते हैं, है ना। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, आपने लगाया जी, बाजार गए, कुछ खरीद के ले आए, डिस्पोजेबल इनकम। अब ध्यान रखना, डिस्पोजेबल वर्ड से एक और मिलता जुलता वर्ड है डिस्पेंसिबल। डिस्पेंसिबल वो चीज़ है जो गैर जरूरी है, आपके पास एडिशनल है। डिस्पोजेबल क्या है, जो आपके पास है और एक बार आप उसका यूज़ कर सकते हो। डिस्पेंसिबल क्या है, आपके पास एक पेन है बहुत बढ़िया वाला, फिर एक घटिया सा पेन है 2 रुपये वाला, वो डिस्पेंसिबल पेन है आपका, वो खो भी जाएगा तो आप उसको ढूंढोगे नहीं। समझ पा रहे हो? तो ऐसी चीज़ें जो आपके पास एडिशनल हैं, बस रखी हुई हैं, काम की नहीं है ज़्यादा, तो उनको बोलते हैं डिस्पेंसिबल। चलिए दोनों के बीच का डिफरेंस देखना, आज मैंने क्विज में डाले हैं क्वेश्चंस। अब आ जाओ जल्दी से अपने अच्छा एक पैराग्राफ और बाकी है, चलो ये भी देख लेते हैं, फटाफट देख लो इसको, लास्ट पैराग्राफ है शायद ये। चलो करवा दूँ अब। कह रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ एमजी नरेगास इन अ कंट्री स्टिल फेसिंग रूरल पॉवर्टी नीड्स नो इलेबोरेशन। जो महत्वपूर्णता है स्कीम की भारत जैसे देश में जो अभी भी फेस कर रहा है रूरल पॉवर्टी को, गांव में गरीबी को, कह रहा है ये इंपॉर्टेंस को ज़रूरत नहीं है कोई भी इलेबोरेशन की, कोई भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की। इलेबोरेट एक वर्ब है, किसी चीज़ को डिटेल में बताना, इलेबोरेशन एक नाउन है, डिटेल में बताया जाना। चलिए इंपॉर्टेंस की वर्ब है नीड्स, इट नीड्स नो इलेबोरेशन। कह रहा है द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द एमजी नरेगास। जो केंद्र सरकार है उसको चेंज करना ही होगा अपने रवैये को, एटीट्यूड को इस स्कीम की तरफ, एम टुवर्ड्स द नरेगा। कह रहा है अ सब्सटेंशियल एलोकेशन इन द यूनियन बजट दैट इज ट्रू टू द डिमांड फॉर द स्कीम वुड बी ए गुड स्टार्ट। कह रहे एक बड़ा सा एलोकेशन हो हमारे यूनियन बजट में, जो ट्रू हो, जो सच हो डिमांड के लिए जो स्कीम के सामने आ रही है, उस डिमांड के बराबर हो, उसके हिसाब से हो, ट्रू टू द डिमांड हो। कह रहे ये होगा एक अच्छी स्टार्ट या एक अच्छी शुरुआत। यहाँ से सरकार जो है कुछ अपना एटीट्यूड चेंज करना शुरू कर सकती है, यहाँ सबसे पहला काम इसको करना होगा।
चलिए, सब्सटेंशियल एलोकेशन वर्ब है इसकी इज। इलेबोरेशन आपको मैंने बता दिया, डिटेल में किसी चीज़ को बताना कहलाता है इलेबोरेट करना। द कॉन्सेप्ट वॉज इलेबोरेटेड एग्जॉस्टिवली इन अ सेपरेट चैप्टर। कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया गया था एग्जॉस्टिव मैनर में एक अलग से चैप्टर में। चलिए अब जल्दी से अपना छोटा सा रिवीजन ले लो वोकैब का, फिर अपने आते हैं क्वेश्चंस पे। एफिकेसी बना है एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी यानी कुशलता, एफिकेसी है ना। चलिए, इम्प्लीमेंटेशन यानी किसी चीज़ को इन्फोर्स करना, अमलीकरण, एग्जीक्यूशन ऑफ ए पॉलिसी या प्लान। थ्राइव करना, फ्लोरिश करना, प्रॉस्पर करना, ग्रो करना, किसी चीज़ का फलना फूलना, आगे बढ़ना। डिस्पोजेबल वो चीज़ है जो एक बार आप यूज़ करके डिस्पोज कर सकते हैं। इंडिस्पेंसिबल वो चीज़ है जो आपके पास एडिशनल है। डिस्पेंसिबल वो चीज़ है जो आपके पास एडिशनल है, जिसको आप अभी फेंक सकते हैं, बिना यूज़ किए भी आप उसको फेंक देंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर अपने पास एक वर्ड था सस्टेनेंस, जो आपको सस्टेन करने में मदद करे, जो जिंदा रखने में मदद करे। सबसिस्टेंस भी इसको बोलते हैं, सपोर्ट भी बोलते हैं। एलोकेशन होता है किसी हेड के ऊपर सरकार के द्वारा अलग से रखा गया पैसा। एलोकेशन बन जाता है आउटले जब वो पैसा खर्च हो जाए, ठीक है, इसको एप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं एलोकेशन को। कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर। इलेबोरेट करना, किसी चीज़ को डिटेल में क्लैरिफाई करना, रिफाइन करके एग्जॉस्टिवली समझाना, ठीक है। प्रून करना होता है किसी चीज़ को काट छांट करना, जैसे माली जो है पेड़ पौधों की करता है बाग में, है ना, झाड़ियाँ छोटी कर देता है, तो वैसे कट शॉर्ट करने को, ट्रिम करने को प्रून करना बोलते हैं। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना या ग्रो करना। इनकम को ऑगमेंट कर रहे हो, टेंशन को ऑगमेंट कर रहे हो, जो भी चीज़ आप बढ़ा रहे हो। डेस्टिट्यूट जो बहुत गरीब हैं, एक्सट्रीमली पुअर है। इम्पोवरिस्ड हैं, पेन्यूरियस हैं या इंडिजेंट हैं, ये खास वर्ड को ध्यान रखना, इंडिजेंट को। इरिगेशन होती है सिंचाई, जो कि बिना रेन के पानी के हो, बिना बरसात के आप कहीं से पानी लाके सिंचाई करें। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, शाम में मिल जाते हैं, मिल चुके होंगे, जरूर से ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया करो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जी, कौन सी प्राइमरी आर्गुमेंट प्रेजेंट की गई है इस आर्टिकल में नरेगास को लेकर के। प्राइमरी आर्गुमेंट यही है, जब जरूरत पड़ेगी तब यही स्कीम जो है सहारे की तरह काम आती है। द स्कीम इज इफेक्टिव, ना ये नहीं है। प्राइमरी आर्गुमेंट ये है, सरकार इस जरूरत वाली स्कीम को भी कम अच्छे से फंड नहीं कर रही है, ठीक से पैसा नहीं दे रही है। डिस्पाइट इट्स नेसेसिटी, एमजी नरेगा इज बीइंग अंडर फंडेड एंड अंडरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। फर्स्ट में इसका डी आंसर बनेगा। जरूरी है ना स्कीम, ये गरीब आदमी के सारा बन के आती है, लेकिन सरकार इसमें पैसा नहीं डालेगी तो किस काम की ये स्कीम, है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। सेंट्रल थीम क्या है इस पूरे पैसेज की, एक सेंटेंस में अगर इसको समझाना हो। सेंट्रल स्कीम यही है, सफिशिएंट फंडिंग हो एमजी नरेगा के लिए, सस्टेन्ड फंडिंग हो, हर साल दर साल इसमें पैसा डाल के रूरल जो है लोगों को रोजगार दिया जाए। चलो, बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, खुद से ट्राई दोगे तो इजी लगेंगे। सबसे तीसरा जो कह रहा है आपको, कह रहे जी ये जो लाइन दिया गया था, सेंटेंस था कि स्कीम फंडिंग इज बीइंग प्रून्ड, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। द स्कीम फंडिंग इज बीइंग प्रून्ड से क्या मतलब है। देखो इसमें आपका मीनिंग ही पता होना चाहिए। प्रून का मतलब होता है छटाई करना, काट छांट करना या कम करना। स्कीम फंडिंग को प्रून करना यानी कम किया जा रहा है, तो इसको आप लिखेंगे द गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली रेस्ट्रिक्टिंग फंडिंग डिस्पाइट कंटिन्यूड डिमांड, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्ट कर रही है या सीमित कर रही है फंडिंग को, या काट छांट कर रही है पैसे में, तो थर्ड में आंसर हो जाएगा जी आपका डी। चलो अब ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। फिलर दिया है आपको, डिस्पोजेबल और डिस्पेंसिबल में से सही वर्ड का इस्तेमाल यहाँ होगा। जो जरूरी हो आपके सर्वाइवल के लिए, जो जीने के लिए जरूरी हो, उसको क्या बोलोगे, सब्सटेंस बोलोगे, एडिक्वेसी बोलोगे या एलोकेशन बोलोगे। इंडिजेंट का मीनिंग पूछा है, फ्यूरियस, सब्सटेंशियल, डेस्टिट्यूट या एलैबोरेट। एक्सपेंडिचर के लिए कौन सा वर्ड है, एप्रोप्रिएशन, आउटले या एलोकेशन। लास्ट में 3 एरर्स मिलेगी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस फ्रेज के अंदर, दूसरी मिल सकती है इसकी वजह से, और तीसरी आपको मिलेगी इस फ्रेज के आसपास। तो 4 से लेकर के 10 तक यानी 7 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं। वीडियो के नीचे जाएं और चेक करें, और चेक करने के बाद बताएं जरूर कि 10 में से आपको कितने मार्क्स मिले, 1 मिले, 2 मिले, 9 मिले, जो भी है बिंदास लिखा करो कमेंट सेक्शन में। कोई और क्वेरी हो, सजेशन हो, जरूर से डाला करो। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में। अंटिल देन, और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है
अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।